हेलो स्टूडेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव का चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले 5 लेक्चर्स हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट जो 5th लेक्चर हमारा था उसमें हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताई थी और वो आपके पास थी। जैसे एक तो ये था एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। फिर इसी को हमने सेकंड फॉर्म में लिखा था एच सी 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। और सिंस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव, ये गतिज ऊर्जा के बराबर था। और तब हमने ये इक्वेशन नेक्स्ट फॉर्म में ली थी एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट और एच सी 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। ये लेक्चर 5 में कंप्लीट हो चुकी है ये बातें। और आपको याद होगा मैंने इसके बेस पर ये एक इक्वेशन निकाल के दी थी यहाँ, वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ये जो इक्वेशन निकली थी इससे मैंने ग्राफ बनाया था फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का। आपको बताया था उसमें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर दहली आवृत्ति पर निरोधी विभव 0 होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0, जो आपको यहाँ से पता भी लग रहा है कि अगर न्यू की जगह आप न्यू नोट रख दोगे तो ये वी नोट या वी 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज होता है, यानी कि इसका जो ग्राफ आया था वो स्ट्रेट लाइन आया था। फ्रीक्वेंसी के साथ निरोधी विभव का जो ग्राफ आया था, आवृत्ति के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये स्ट्रेट लाइन आया था। ये बात हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये ग्राफ आपको मैंने समझाया था, न्यू और ये वी नॉट, इन दोनों के बीच में ये स्ट्रेट लाइन करवाया था और ये हमारे पास वर्क फंक्शन पर इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। यहाँ पर न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी थी, तो ये ऑलरेडी सारी बात कंप्लीट हो चुकी है। अब एक न्यूमेरिकल हम इससे रिलेटेड करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज करो क्वेश्चन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी for a metal is 3 into 10 to power 15 hertz and a light ray of frequency 5 into 10 to power 5 hertz incident on it। किसी मेटल के लिए जो दहली आवृत्ति है वो 3 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज है और हमने इस मेटल की सरफेस पर 5 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज की लाइट इंसिडेंट की है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ए है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू पूछी है। सेकंड, वर्क फंक्शन, थर्ड, सी आपसे पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल,
और नेक्स्ट आपसे पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन आपसे उसने पूछे हैं। तो सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालेंगे लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू नॉट। आपको पता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा या c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है वेव वेलोसिटी इक्वेशन से। तो c अपॉन न्यू नॉट, c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, न्यू नॉट उसने हमें दिया है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये तो ये हमारे पास आ गई 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर और 1000 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई 1000 एंगस्ट्रॉम। वर्क फंक्शन पूछा है, वर्क फंक्शन W नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो आप यहाँ पर 6.62 इंटू 10⁻34 और 3 इंटू 10⁻15 एच न्यू नॉट। तो ये आ जाएगा 19.86 इंटू 10⁻19 जूल। और अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो 19.86 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, जब आप इसे सोल्व करेंगे 16 1 जा 16, 3 8 16 2 जा 32, 6 6 16 4 जा 64, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आपके पास वर्क फंक्शन हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है सी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको पता है EV नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। आपने अभी क्या बताया था इसमें आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। तो ये यहाँ पर 6.62 इंटू 10⁻34 और ये आपके पास न्यू की जगह पर आएगा 5 इंटू 10⁻15 और न्यू नोट की जगह 3 इंटू 10⁻15। तो बेटा यहाँ पर 2 इंटू 10⁻15 बचेगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो 13.24 इंटू 10⁻19 जूल। ये आपके पास ये आ रहा है EV नोट की वैल्यू, ये जूल में है। अगर आप V नोट निकालना चाहते हैं तो V नोट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा V नोट इक्वल टू 13.24 इंटू 10⁻19 अपॉन E मीन्स 13.24 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये 16 से एक तरीके से डिवीजन होगा तो आपके पास ये आएगा 16 6 जा 112 होता है और 16 7 जा 16 5 जा 80, 16 7 जा 112 और 16 8 जा 128। ये 44 बचेगा तो 16 2 जा तो 8.2 और पावर कैंसिल हो जाएगी। ये आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 8.2 वोल्ट। इसके बाद आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास आएगी वो क्या आ जाएगी, यही बात यहाँ आ जाएगी 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू EV नोट या फिर H न्यू माइनस न्यू नोट, जो आप ऑलरेडी C वाले केस में कैलकुलेट कर चुके हैं। और ये आ रही है 13.24 इंटू 10⁻19 जूल। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हो तो ये आती है 8.2 इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास इस क्वेश्चन की पूरी कैलकुलेशन हो गई है। वर्क फंक्शन निकाल दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल दी और स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड कर दिया।
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। हाँ, एक और बात पूछ सकता है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ ले इलेक्ट्रॉन की, तो अब आपके पास जो ये हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर आया, इसको सोल्व कर लीजिए, एम की वैल्यू रख दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके पास वी मैक्सिमम आ जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल किसी भी तरह से आ सकता है और आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें टॉपिक चेंज करते हैं और हमारे पास जो टॉपिक आता है नेक्स्ट टॉपिक वो है दे ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। दे ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड मैटर वेव्स। दे ब्रोगली परिकल्पना और द्रव्य तरंगे। तो लाइट की ड्यूअल नेचर के बारे में ऑलरेडी डिफरेंट साइंटिस्ट ने बात की थी। जैसे न्यूटन ने कॉर्स्पुलर थ्योरी दी थी, हाइगेन ने वेव थ्योरी दी थी, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी और प्लंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी। और इन सब के बेस पर ये डिसीजन निकाला गया कि लाइट है ड्यूअल नेचर। लाइट में द्वैत प्रकृति होती है, तरंग और कण, वेव एंड पार्टिकल। जब लाइट इंटर रिएक्ट करती है किसी सरफेस पर, किसी भी सतह पर अन्योन्य क्रिया करती है, इंटर रिएक्ट करती है, तो पार्टिकल नेचर से वो करती है। और जब लाइट प्रोपेगेट होती है, किसी भी मीडियम में प्रोपेगेशन होता है लाइट का, तो वो वेव नेचर होती है। जैसे हम जो लाइट देख रहे हैं ये वेव नेचर है। और जब अपन किसी भी जैसे सनलाइट में अगर मान लीजिए बाहर जाकर खड़े होते हैं तो हमें थोड़ी हीट फीलिंग होती है। तो हीट क्यों फीलिंग हुई? क्योंकि जो लाइट के जो पार्टिकल्स है वो हमारी स्किन पर कोलाइड करते हैं, टक्कर करते हैं। और जब हमारी त्वचा पर स्किन पर कोलाइड करते हैं तो इंटर रिएक्शन होती है, अन्योन्य क्रिया होती है और उसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट हमें फील होती है। तो इस तरीके से प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जो होता है वो वेव नेचर में होता है। और इंटर रिएक्शन ऑफ लाइट होता है, या फोटोन जब अन्योन्य क्रिया करता है, फोटोन जब इंटर रिएक्शन करता है किसी भी सरफेस पर, तो वो पार्टिकल नेचर होता है। तो ड्यूअल नेचर लाइट की ऑलरेडी पता थी। तो 1929 में 1929 में 1929 में डी ब्रोगली ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की, एक हाइपोथेसिस थी। ये क्या कहता है कि जिस प्रकार से तरंगों के रूप में विकिरण ऊर्जा से कणों के लाक्षणिक गुणों को, विशिष्ट गुणों को व्यक्त किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से गतिशील कणों के साथ तरंग के भी लाक्षणिक गुण होने चाहिए। ये मानता है कि in the form of energy, in the form of wave, by the use of radiation energy, we can define particle nature of light या waves. Similarly, जो particle in motion, the particle in motion define wave nature. जिस प्रकार से एक तरंग के साथ कणों के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, लाक्षणिक गुण संबद्ध होते हैं। अब लाक्षणिक गुण में जैसे मोमेंटम हो गया कण का, और वेव का जो लाक्षणिक गुण है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वो वेवलेंथ। वेवलेंथ वेव की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, तरंग का लाक्षणिक गुण है। और मोमेंटम या संवेग जो है वो कण का, पार्टिकल का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो ये एक बात यहाँ पर निकली कि जिस प्रकार से तरंग ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा से तरंग के रूप में हम कणों के लाक्षणिक गुणों को व्यक्त कर सकते हैं, उसी प्रकार से गतिशील कणों के साथ तरंग के लाक्षणिक गुण भी संबद्ध होने चाहिए। सिमिलरली, जिस एज लाइक वेव डिफाइन पार्टिकल नेचर in the form of radiation energy, similarly the wave particle define in motion as a wave nature.
ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी। और इसके बेस पर उसने ये बताया कि जो पार्टिकल मोशन में होते हैं, जब पार्टिकल मूवमेंट में होते हैं, तो उनके साथ जो वेव रिलेटेड होती है, जो तरंग उनके साथ संबद्ध होती है, वो तरंग कहलाती है द्रव्य तरंग या मैटर वेव। द वेव रिलेटेड विथ पार्टिकल इन मोशन इज कॉल्ड मैटर वेव। तो इसके लिए फिर इसने मैटर वेव की वेवलेंथ निकाली। मैटर वेव क्लियर हो गया माइंड में कि जो पार्टिकल मोशन में होते हैं, तो मोशन में जब पार्टिकल होते हैं तो उनके साथ जो तरंग संबद्ध होती है, जो वेव रिलेट होती है, उसी वेव को हम क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। अब हम मैटर वेव की वेवलेंथ का फॉर्मूला यहाँ पर निकालते हैं। तो हमारा टॉपिक है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ऑफ मैटर वेव, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य। डे ब्रोगली ने इसके लिए एक तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज किया और एक आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन का यूज किया। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। E इक्वल टू एच न्यू। एंड फ्रॉम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन ने मास एनर्जी रिलेशन दिया था बेटा कि मास जो है वो एनर्जी के साथ E इक्वल टू एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग रिलेट होता है। तो E इक्वल टू माइनस एम E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों इक्वेशन का यूज किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। और हमने यहाँ से एक C सेपरेट कर लिया, एम सी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। सिंस एम सी इक्वल टू पी, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, या मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंड C इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये वेव वेलोसिटी रिलेशन है। C इक्वल टू न्यू लैम्डा, C स्पीड ऑफ लाइट, न्यू फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा वेवलेंथ। देन P इक्वल टू एच न्यू अपॉन न्यू लैम्डा। न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा और देन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये आपके पास वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव आई है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जो हमें दे ब्रोगली ने बताया था, यानी कि लैम्डा मोमेंटम के रेसिप्रोकल होती है। अगर हम लैम्डा का मोमेंटम के साथ ग्राफ प्लॉट करें, ये वापस एक बार देख लीजिए, प्लैंक क्वांटम थ्योरी से E इक्वल टू एच न्यू, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दोनों में LHS इक्वल है तो हमने RHS इक्वल कर दी, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, एम सी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। एम सी की जगह मोमेंटम आ गया P, C की जगह न्यू लैम्डा, न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर हम एच इसका लैम्डा का ग्राफ प्लॉट करें P के साथ मोमेंटम के साथ, तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। ये मोमेंटम P, ये लैम्डा, ये ग्राफ हाइपरबोला आएगा, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, हाइपरबोला। इस तरीके से हमारे पास ये वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव होती है। अब हम यहाँ पर
डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ रिलेटेड वेवलेंथ को फाइंड आउट करेंगे। इसी फॉर्मूले को हम आगे और बढ़ाएंगे। किस तरीके से, देखो फर्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स रिलेटेड विद मोशन मूवेबल पार्टिकल्स, या गतिशील कणों के साथ संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य। गतिशील कणों के साथ संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य। फर्स्ट, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स related to movable particles। गतिशील कणों के साथ संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य। तो सपोज करो इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with speed v या velocity v, then momentum of it p equal to mv। अगर m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गतिशील है तो उसका संवेग p बराबर mv होगा। देन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो यहाँ ये आप जब यूज कर सकते हो इस फॉर्मूले को, जब आपको मास दे रखा हो और वेलोसिटी दे रखी हो और आपसे क्या पूछे, वेवलेंथ पूछे, या आपको वेवलेंथ दे दे, मास दे दे और वेलोसिटी फाइंड आउट करवाए, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला भी बना देंगे हम। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज E, सपोज करो आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, देन E इक्वल टू हाफ mv², मालूम है आपको। इसको हम मोमेंटम की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं m से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या m का मल्टीप्लाई और m का डिवीजन दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, हाफ mv होल स्क्वायर अपॉन m, और mv की जगह आप जानते हैं p होता है, यानी एक रिलेशन निकल कर आ गया E इक्वल टू p² अपॉन 2m और p इक्वल टू √2me। तो ये आप जब यूज करेंगे, अगर p इक्वल टू √2me, देन आपके पास लैम्डा आ गया h अपॉन √2me। अब ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपको मास दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब मास और वेलोसिटी दे रखी है। तो ये लैम्डा मैटर वेव्स की वेवलेंथ है, और कौन से पार्टिकल्स के लिए है, जो मूवेबल पार्टिकल्स है, जो गतिशील कण है। तो गतिशील कणों के साथ संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य के दो फॉर्मूले आपके पास आ गया, h अपॉन mv, h अपॉन √2me। दोनों का अर्थ आपको मैंने बता दिया। अब इसी के यूज से आगे हम लेते हैं वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स रिलेटेड टू एक्सिलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल या चार्जिंग पार्टिकल्स। एक्सिलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, मतलब गतिशील आवेशित कणों से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य। अभी ये जो हमने कैलकुलेट की थी ये अनावेशित कणों के लिए ली थी, अब हम त्वरित आवेशित कणों के लिए ले रहे हैं, एक्सिलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, सपोज करो द मास ऑफ पार्टिकल इज m
and charge is q. Suppose a particle of mass m and charge q is accelerate with potential v. सपोज करो कि एक m द्रव्यमान और q आवेश का कोई कण है और वो v पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो रहा है. कैपिटल V हम यहाँ यूज कर रहे हैं पोटेंशियल के लिए. देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी E इक्वल टू हो जाएगी क्यू वी. इसकी गतिज ऊर्जा E इक्वल टू क्या होगी क्यू वी. अगर Q आवेश और M द्रव्यमान का कोई कण यदि V विभव से त्वरित होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा E इक्वल टू क्यू वी. नाउ फ्रॉम लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी. ये फॉर्मूला किसके लिए आया बेटा कि जब चार्ज का आपको मास दिया हुआ है, पार्टिकल का मास दिया हुआ है, उसका चार्ज दे रखा है पार्टिकल का और उसको v पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट कर रहा है, यानी वो पोटेंशियल दे रहा है जिससे उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. अगर ऐसा है तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी का यूज करेंगे. अब जैसे चार्ज पार्टिकल में हम कॉमन पार्टिकल लेते हैं, जैसे पहले लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन. फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ऑफ इलेक्ट्रॉन q ऑफ इलेक्ट्रॉन v. अब आप देखो बेटा h 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अंडर रूट 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और v एज वेल एज. जब इन्हें सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट यूज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम. ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, यानी डायरेक्ट आपको पोटेंशियल दिया जाएगा तो पोटेंशियल से आप डायरेक्ट वेवलेंथ निकाल सकते हैं. जैसे सपोज करो मैं दे दूं आपको कि एक इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलरेट है तो व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, तो यहाँ 100 रख दीजिए, 100 का रूट 10 सोल्व करोगे तो 1.227 एंगस्ट्रॉम. ये बहुत डायरेक्ट यूज करने के लिए फॉर्मूला, इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं होगी. इसी तरह फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए लें लैम्डा प्रोटॉन h अपॉन अंडर रूट 2m प्रोटॉन q प्रोटॉन v. और उसी तरीके से जब इसमें भी वैल्यू रखते हैं, h की वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg यूज करते हैं, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 यूज करते हैं. तो ये सब जब आप पुट कर देंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको 2 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 v. जब आप ये यूज करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम. ये प्रोटॉन का वेवलेंथ या प्रोटॉन से रिलेटेड वेवलेंथ फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम. और अगर आप एल्फा पार्टिकल के लिए बात करते हैं, और एल्फा पार्टिकल आप जानते हैं हीलियम न्यूक्लियस होते हैं और जिनका जो चार्ज होता है फॉर एल्फा पार्टिकल
अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 प्रोटॉन के इक्वल होता है और मास 4 प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू बात करें तो ये 2m अल्फा q अल्फा v और h अपॉन अंडर 2 4mp 2qp v, यानी कि आपको यहाँ पर एक और रिलेशन मिल जाएगा बेटे, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के वेवलेंथ का रिलेशन लैम्डा प्रोटॉन अपॉन 2√2। यहाँ से ये 4 और 2 केवल ये एक्स्ट्रा आया, बाकी प्रोटॉन का हो गया, तो आप ये रिलेशन भी लिख सकते हो। और अगर आप वैल्यू पुट करते हो सारी, तो ये वैल्यू पुट करने पर 0.1012 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, उसी की तरह ये वैल्यू आती है जब आप ये सारी वैल्यूज इसमें रख देते हैं। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ड्यूट्रॉन भी आ जाए तो ड्यूट्रॉन के लिए भी ऐसे ही कर देंगे। ड्यूट्रॉन होता है जिसका मास प्रोटॉन के मास का डबल होता है और चार्ज प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो ड्यूट्रॉन में ये यहाँ पर 2mp आ जाएगा, ये 2 यानी कि h अपॉन √2, इस तरीके से लैम्डा p अपॉन √2 बनेगा। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक्स।